दोस्तों नमस्कार। आज मैं पुनः फिर आगे की कक्षाओं को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि हमने कल की क्लास में जो आपको बताया, पढ़ाया, सिखाया, समझाया, विशेष प्रकार की चीज़ों को मैंने कल डिस्कस किया हुआ था। उसी के आगे की जब मैं चर्चा करूँगा, तो जब उसी के आगे की चर्चा करने से पहले मैं आपको पूर्व ज्ञान से जोड़ दूँ। देखिए, शिक्षक वैसे मैंने बताया था कि शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये होता है कि छात्रों की शिक्षण समस्या को लेकर के जितनी भी क्वेरीज हैं उनको पूरा करने की प्रक्रिया होती है। अब जब हम नए टॉपिक के साथ चर्चा करेंगे, तो उसी में से कल जहाँ पर मैंने चीज़ें बताई आपको, पढ़ाई थी, समझाई या सिखाई थी, उसके आगे की मैं चर्चा करने से पहले पहले मैं कल की चीज़ें जो मैंने बताई पिछले वीडियो में, जो हमारा सीक्वेंस चल रहा है, उससे थोड़ा सा आपको पूर्व ज्ञान से जोड़ दूँ। कल जो मैंने आपको बताया था शिक्षण की परिभाषा को लेकर, शिक्षण के अर्थों को समझाया, शिक्षण की विशेषताएं को समझाया, फिर शिक्षण के उद्देश्यों पर मैंने चर्चा की हुई थी। उसके बाद में हमने अवस्थाओं पर वर्णन किया था। अवस्थाओं के बाद में आज का जो हमारा टॉपिक है, उसी के आगे की प्रक्रिया जो है वो है शिक्षण के स्तर। जैसे मैं अगर बात करूं, तो मैंने इस टाइप का एक गोला बनाया हुआ था। पहला उसमें था शिक्षण का अर्थ, ठीक है ना। ये पहला गोला था, उसका मतलब था शिक्षण का अर्थ, ये मैंने आपको बता दिया। इसके आगे का दूसरा जो गोला मैंने दिया था, उसमें बताया था शिक्षण के उद्देश्य। मैंने बताया था कि शिक्षण के उद्देश्य क्या है, उस पर मैंने चर्चा कर ली। तीसरा इसका जो गोला है, वो मैंने आपका बनाया था अवस्थाएं, शिक्षण की कितनी अवस्थाएं, उस पर चर्चा होगी। और चौथा इसमें जो गोला है वो है शिक्षण के स्तर, है ना, शिक्षण के स्तर। ये भी मैंने आपको नहीं बताए थे, ये मुझे आज बताने हैं। उसके आगे की जो प्रक्रिया है वो है आपकी व्यू रचना, यानी स्ट्रेटेजी, व्यू रचना, जो मुझे अभी बतानी, पढ़ानी और समझानी है। तो जैसे हमने बताया आपको शिक्षण का अर्थ क्या है, तो मैंने बताया था शिक्षण जो शब्द है वो शिक्षा से लिया गया है। शिक्षा जो शब्द बना है वो शिक्ष धातु से मिलकर बना है। तो जब शिक्ष धातु से मिलकर बना है, तो शिक्ष धातु का मतलब होता है सीखना। सामान्य भाषा में अगर मैं कहूँ, तो शिक्ष धातु जो शब्द है, उसका मकसद है केवल सीखना। लेकिन अगर जब हम कोई चीज़ सीख लेते हैं, सीख करके अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लेते हैं, तो वो प्रक्रिया हो जाती है सीखने और सिखाने की प्रक्रिया। सामान्य भाषा में अगर मैं बात करूं, तो शिक्षण जो है सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है। ये मैंने कल आपको बताया था। उसके जब आगे की हम चर्चा करेंगे, तो हमने एक फॉर्मूला लिया था KB², इसका KBB यानी नॉलेज, ज्ञान में परिवर्तन ही हमारा शिक्षण है, व्यवहार में परिवर्तन ही हमारा शिक्षण है, और विश्वास में परिवर्तन ही हमारा शिक्षण है। इस प्रकार की मैंने अर्थों को स्पष्ट कर लिया। उसके बाद में हमने आपको उद्देश्य हमने बताया था। सबसे पहले छात्र के पास क्या होती है, कोई ना कोई समस्या होती है। उस समस्या का समाधान करने के लिए हम उद्देश्य बनाते हैं, और इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम शिक्षण कार्य करते हैं। और शिक्षण कार्य जब पूर्ण हो जाता है, तो बाद में हम उसका टेस्ट लेते हैं, मूल्यांकन करते हैं। ये प्रक्रियाएं संचालित होती है, ठीक है। ये इतने पॉइंट आपको साथ में लेकर के चलना पड़ता है। जब हम इसके आगे की चर्चा करेंगे, उससे पहले मैंने उद्देश्यों का निर्धारण जो किया था, उसमें बताया था ये सामान्य उद्देश्य होते हैं और विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत केवल हमें क्या कराना होता है, छात्र की पढ़ाई को लेकर के देखना पड़ता है, पढ़ा लिखा करके उन्हें परीक्षा के लिए हम लोग तैयार करते हैं। तो ये सामान्य उद्देश्य है। लेकिन अगर हम वहीं विशिष्ट उद्देश्य की बात करूं, तो हमने उसके नीचे बताया था, गहराई से बताया था कि अगर हम उसके जब बच्चों की बात करूंगा, तो हमने बताया था एक होल डेवलपमेंट एजुकेशन हम क्रिएट करते हैं, वहाँ माहौल बनाते हैं कि शिक्षण के अंतर्गत उन सारी विषय वस्तुओं को रखते हैं जो छात्र के लिए बहुत ही उपयोगी होती हैं। जैसे उसका फिजिकल डेवलपमेंट होता है, उसका मानसिक डेवलपमेंट होता है यानी मेंटल डेवलपमेंट होता है, उसका इमोशनल डेवलपमेंट को देखते हैं, उसका सोशल डेवलपमेंट को देखते हैं, उसके मोरल डेवलपमेंट को देखते हैं, उसके कैरेक्टर डेवलपमेंट को देखें। ये विभिन्न प्रकार की विषय वस्तुओं पर मैंने चर्चा कर रखी थी। इसलिए मैंने, देखिए होता क्या है
कि अगर हम पूर्व ज्ञान से आपको जोड़ करके आगे बढ़ाएंगे तो आगे की चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती चली जाएंगी। तो आज हम चर्चा जो करने वाले हैं वो शिक्षण के स्तर की चर्चा करने वाले हैं। तो शिक्षण के जब स्तर की हम चर्चा करेंगे तो इन चीज़ों को हम यहाँ से समझने का प्रयास करेंगे कि शिक्षण के स्तर होते कितने हैं, यानी शिक्षण के स्तर की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये स्तर वाली बात। तो देखिए मूल्यतः इसके जो स्तर होते हैं शिक्षण के वो 3 स्तर होते हैं। कितने होते हैं? 3। पहला स्तर, दूसरा स्तर और तीसरा स्तर। बात समझने की कोशिश करना। ये मान के चलो इस जो हम लेवल ऑफ टीचिंग पढ़ा रहे हैं, यानी टीचिंग की जो लेवल की बात कर रहा हूँ, शिक्षण के स्तर की बात कर रहा हूँ, इससे 100% ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब क्वेश्चन पूछने का स्वरूप क्या होता है वो भी मैं आगे बताऊंगा। हायर एजुकेशन में यहाँ कहाँ कैसे पूछा जाता है, और आपकी बीएड जो छात्र करते हैं या टेट की परीक्षा जो दे रहे होते हैं या सुपर टेट की परीक्षा देंगे उसमें भी इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ये मान के चलो ये जो पोर्शन मैं पढ़ा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है टीचिंग से संबंधित। इससे कभी ऐसा नहीं हो सकता है जो इससे प्रश्न पूछा ना जाए। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ देख करके चलना पड़ा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैंने अवस्थाओं का जो वर्णन किया था, अवस्थाओं का वर्णन, तो अवस्थाओं का वर्णन मैंने इस टाइप में किया था, इस टाइप में, ठीक है ना, ऐसा। यानी ये हमने बताई थी, ये होती है पूर्व अवस्था, ये होती है अंतः क्रियावस्था, और ये जो लास्ट की होती है वो होती है आपकी पश्च अवस्था, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको यहाँ कल डिफाइन किया हुआ था कि जब हमने शिक्षण की अवस्थाओं को चर्चा की हुई थी तो पहले पूर्व अवस्था की थी, फिर अंत्य क्रिया अवस्था पर चर्चा की, और फिर लास्ट में हमने पश्च अवस्था, यानी ये प्री स्टेज है, ये इंटरेक्शन स्टेज है, और ये आपकी पोस्ट स्टेज है। मैंने कल इसको आपको पिछले वीडियो में इस पर हमने चर्चा कर ली है। अब ये क्या है, ये देखिए ये सब चीज़ें एक साइड में है। ये कहने का मतलब ये सब चीज़ें एक दूसरे से बराबर है। बराबर का मतलब है कि जो चीज़ ये है इसी के इस लाइन में देखो ये बिल्कुल एक दूसरे से बराबर है। अगर मैं एक उदाहरण के रूप में कहूँ कि किसी पिता के 3 पुत्र हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, जब तीनों पुत्र का जब हम बंटवारा करेंगे तो बंटवारा ऐसा तो है नहीं एक को ज़्यादा दूसरे को कम, ऐसा तो होता नहीं। जब कोई चीज़ का बंटवारा किया जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, बराबर बराबर चीज़ें बचती हैं। कहने का मकसद ये हुआ कि जा करके कि अगर हम किसी चीज़ का यहाँ डिवाइडेशन करेंगे, अगर हम इसका बंटवारा करेंगे तो बंटवारा यहाँ कैसा होगा, बराबर बराबर होगा। ऐसा नहीं है कि एक के बाद ज़्यादा मिल जाए दूसरे के पास कम हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ें सब एक दूसरे के इक्विवेलेंस में है, समान में है। तो जो चीज़ पहले को होगी वही दूसरे को होगी वही तीसरे को, ये चीज़ें बराबर है। ठीक ये चीज़ जो मैं बताने वाला हूँ ये बराबर नहीं है, इसका जो क्रम है थोड़ा सा नीचे से और ऊपर की तरफ है। यानी पहले कोई चीज़ छोटी है, फिर उसके बाद उससे बड़ी, फिर उसके बाद उसकी बड़ी। कहने का मकसद ये हुआ कि जो पहला लेवल है इसमें टीचिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ, शिक्षण प्रक्रिया में जो हम लेवल ऑफ टीचिंग की बात कर रहे हैं, स्तर की बात कर रहे हैं, तो पहला जो स्तर है वो आपका है क्या, मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल, इसको मेमोरी कहेंगे, और अगर हिंदी में मैं बात करूँ तो इसको कहते हैं स्मृति स्तर। बात समझना, एक एक करके पॉइंट समझना, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। दूसरा इसमें जो स्टेप है इसके ऊपर की जब मैं चर्चा करूंगा तो दूसरा स्टेप है यहाँ अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग को हिंदी में अगर कहेंगे तो बोध या अवबोध की प्रक्रिया, बोध या अवबोध की प्रक्रिया, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल होगी। अंतिम पायदान पर जब लास्ट में पहुंचेंगे वो अपर में, तो इसको कहते हैं हम क्या, थिंकिंग लेवल। इसको अगर हिंदी में कहेंगे तो कहते हैं क्या, विचार या विमर्श। थिंकिंग का मतलब विचार या विमर्श की प्रक्रिया, या ये कहेंगे लॉजिकल या तर्क की प्रक्रिया। जो तर्क होता है, विचार होता है, वो आपके हायर एजुकेशन के ऊपर, जो ऊपर सबसे ऊपर मॉडल दिया है वो उसके अंतर्गत आता है। अब हम इस चीज़ से थोड़ी जब तुलना करेंगे स्तर की और अवस्थाओं में जब हम वर्णन करेंगे तो जो अवस्थाएं हमारी एक दूसरे के बराबर है, लेकिन ये बराबर बिल्कुल नहीं है। जो चीज़ नीचे है फिर इसके बाद में उसके ऊपर है, उससे ज़्यादा फिर ये है। कहने का मतलब सबसे नीचे मेमोरी लेवल, फिर उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल, फिर उसके बाद थिंकिंग लेवल। ये इस प्रकार की प्रक्रियाएं संचालित होती है।
अब जब हम इसकी आगे की मैं चर्चा करूंगा तो यहाँ दो चीजें और आपको देख लो, एक ऐसी लाइन करके इसमें भी स्टेप बांट लो, 1 2 3, और एक आप इधर कर लो, 1 2 3, ऐसे हमने बांट लिया। पहला इसमें हम करेंगे, यहां लिखेंगे शैशवावस्था, शैशवावस्था, ठीक है, पहले। दूसरा इसमें लिखेंगे, वो लिखेंगे बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, ठीक है। और तीसरा इसमें जब हम करेंगे तो वो करेंगे किशोरावस्था। ये बात समझ में आ गई हो? इधर हम करेंगे तो इसमें करेंगे प्राइमरी लेवल, और यहां जब करेंगे तो करेंगे माध्यमिक लेवल, और यहां जब बात करेंगे तो उच्च लेवल की बात। कहने का तात्पर्य समझने का प्रयास है, शैशवावस्था में प्राइमरी लेवल में अगर हम यूटिलाइज करेंगे तो स्मृति स्तर, ठीक है ना। दूसरा बाल्यावस्था में अगर हम माध्यमिक स्तर की बात करेंगे तो यहाँ अंडरस्टैंडिंग लेवल आएगी। तीसरा किशोरावस्था की बात होगी और हायर एजुकेशन की बात होगी तो ये आपकी क्या होगी, थिंकिंग लेवल। कहने का तात्पर्य ये हुआ मेरा कि शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत सबसे जो निम्न स्तर होता है, सबसे निम्न स्तर होता है वो होता है स्मृति लेवल, मेमोरी लेवल। इसके जब ऊपर की हम चर्चा करेंगे तो उसमें जो माध्यमिक स्तर पर चीजें बताई जाती हैं, समझाई जाती हैं, वो होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। और जो अंतिम जो हायर एजुकेशन की बात करेंगे, किशोरावस्था की बात करेंगे, उसके अंतर्गत आपका क्या, थिंकिंग लेवल का डेवलपमेंट होता है। अब ये स्मृति क्या है, अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, और आपका थिंकिंग लेवल क्या है, इस पर थोड़ा समझ लो। स्मृति माने होता है याद करना, याद करना या रटना। कहने का तात्पर्य मेरा हुआ, हिंदी अर्थ में कहें, स्मृति का मतलब याद करना या किसी चीज को रटना। जब कभी भी किसी भी बालक की शिक्षण समस्या का समाधान करने के लिए उसको हम विभिन्न प्रकार की विषय वस्तुओं को याद कराते हैं या उनको रटवाते हैं तो वो प्रक्रिया होती है, वो मेमोरी लेवल के अंतर्गत आती है। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझ लो, जैसे जब बच्चा शैशवावस्था की उम्र में होता है, छोटी उम्र में होता है, तो वो उसे हम किससे समझाते हैं, उसे हम कैसे पढ़ाते हैं, उसे विभिन्न प्रकार की विषय वस्तुओं को देख करके हम बताते हैं, आ से अनार, बड़े आ से आम, ABCD, पहाड़ा है, 1 2 3 है, ये विभिन्न दिनों के नाम है, महीनों के नाम है, पक्षियों के नाम है, तो हम उनको क्या करवाते हैं, याद करवाते हैं। किस अवस्था में, प्राइमरी अवस्था में, छोटी अवस्था में, यानी शैशवावस्था में। तो ये जो रटने वाली प्रक्रियाएं आती है, जो याद करने वाली प्रक्रियाएं आती है, जो स्मरण शक्ति को प्रदान करने वाली प्रक्रियाएं आती हैं, वो आपकी सबसे निचले स्तर में मेमोरी लेवल के अंतर्गत आती है। ये तो आपको क्लियर हो गया। जब हम आगे उसके ऊपर की चर्चा करेंगे, जब बालक की बाल्यावस्था हो जाती है तो फिर हम इसकी समझ, अवबोध का मतलब होता है समझ, यानी उसकी समझ को विकसित करना है। उसकी समझ को विकसित का मतलब हुआ है कि हम विभिन्न प्रकार के, जब हम किसी क्षेत्र में उसकी शिक्षण समस्या का समाधान करने के लिए जाएंगे तो विभिन्न प्रकार के हम उदाहरणों के माध्यम से, कई एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम उसे समझाने का प्रयास करेंगे कि नहीं, उसकी समझ को विकसित करना। कहने का मतलब जब हम उदाहरणों के माध्यम से उसे पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, समझाएंगे तो उसकी समझ क्या होगी, विकसित होगी, उसका क्या अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये जो समझ को विकसित करने का मतलब है, विभिन्न प्रकार के हम उदाहरण के माध्यम से पढ़ाएंगे, उदाहरण देकर उसको अर्थों को बताएंगे, उसके अर्थों को समझाएंगे कि ये इस तरीके की प्रक्रियाएं संचालित की जाती हैं, तो वो आपकी किसके, अंडरस्टैंडिंग लेवल के अंतर्गत आती है। अब जब ऊपर आप जाएंगे, सबसे टॉप पर जब जाएंगे यहाँ पर, तो हमने लिखा है हायर एजुकेशन। जब हायर एजुकेशन में कोई भी शिक्षण समस्या होती है तो उसका निदान करने के लिए जो किशोरावस्था बालक होते हैं, जो बड़ी उम्र के बालक होते हैं, तो वो मैच्योर हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। तो उनका जो है क्या बढ़ता है, इस अवस्था में जाकर के उसकी थिंकिंग लेवल होती है, तर्क उत्तर करना, विचार विमर्श करना, अपनी चीज़ों को अच्छा और बुरे क्या में मूल्यांकन करना, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उसमें अंतर स्पष्ट करना। तो विभिन्न प्रकार की जो विषय वस्तुओं का निर्माण किया जाता है वो इस अवस्था में आता है। किस लेवल में,
ये थिंकिंग लेवल के अंतर्गत आता है। तो मैंने आपको ये बताया है कि जब हायर एजुकेशन में आप जाते हैं तो आपको मौखिकीय ज़्यादा चीज़ें बताई जाती हैं। वहाँ लेक्चर आता है, लेक्चर देता है, चला जाता है, लेक्चर देंगे, चला जाएंगे। कोई भी प्रवक्ता जब इस चीज़ों को पढ़ाने जाता है, सिखाने जाता है या समझाने जाता है इस अवस्था को हायर लेवल में, तो क्या है कि वो अपनी व्याख्यान विधि को यानी मौखिकीय विधि से माध्यम से अपनी सारी शिक्षण समस्या को क्या करता है, समाधान करता है। तो ये जो प्रकार की जो प्रक्रियाएं हैं वो आपकी हायर उच्च शिक्षा में, कहने का मतलब किशोरावस्था में, उसको थिंकिंग लेवल के माध्यम से हम उन चीज़ों को समझ लेते हैं। तो इस प्रकार का ये डिवाइडेशन है। ये जो स्तर है लेवल ऑफ टीचिंग, ये स्तर परीक्षा में इससे एक क्वेश्चन जरूर ये पूछा जाता है, ऐसे ही पूछ दिया जाएगा जैसे याद करने की या स्मरण करने की शक्ति किस लेवल ऑफ टीचिंग में आती है, तो आप कहेंगे स्मृति लेवल में आता है। अंडरस्टैंडिंग आप कहेंगे आपका जो है अवबोध चिंतन, जो अवबोध जो होता है समझ को विकसित करने की प्रक्रिया होती है। विभिन्न प्रकार के जब हम उदाहरण देकर के शिक्षण प्रक्रिया का समाधान करते हैं तो वो चीज़ें जो है किसके अंतर्गत आती है, सेकंड लेवल आपका है अंडरस्टैंडिंग लेवल। और अंतिम आपका ऊपर का जो सबसे है वो अपर लेवल में है। यानी जब हम बच्चा मेच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो जब हम इन चीज़ों को बताते हैं, उनके तर्क वितर्क करता है, विचार बनाता है, उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार का वातावरण क्रिएट करता है, तो इस प्रकार की विषय वस्तुएं कहाँ पर आती हैं, आपकी यहाँ पर आती है। अब एक चीज़ यहाँ और आती है, एक और यहाँ पर आती है ये चीज़, इसको भी इसी तरीके से, ये मॉडल जो है ना, कुछ लोग तो इसको कह देते हैं इसके जन्मदाता, इसके जन्मदाता नहीं है, इन्होंने एक मॉडल दिया था। हार्वर्ड ने एक मॉडल दिया था। हार्वर्ड एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने एक जो है इसमें एक मॉडल दिया था। ये इसके जन्मदाता नहीं है कि मेमोरी लेवल के जन्मदाता हार्वर्ड हो गए, है ना। मॉरिशन, ये मॉरिशन है, मॉरिशन इसके अंडरस्टैंडिंग है, और ये हंट है। कहने का मतलब कुछ चीज़ें कभी किताबों में ऐसा कहीं नहीं दर्शाया गया है कि हंट के जन्मदाता ये थिंकिंग लेवल के जन्मदाता हंट है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। पर इन्होंने एक मॉडल दिया था, एक मॉडल दिया था कि इनका जो है हंट का जो है मॉडल दिया, थिंकिंग लेवल का मॉडल दिया था, और मॉरिसन ने ये आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल का दिया था, और इसी हार्वर्ड ने इन्होंने मेमोरी लेवल का एक ये मॉडल दिया हुआ था। तो ये सारी चीज़ें आपके किसके अंतर्गत आती हैं, ये शिक्षण के स्तर के अंतर्गत आती हैं। मुझे लगता है कि आप इन चीज़ों से समझ गए होंगे कि ये प्रकार की प्रक्रिया जो संचालित की जाती हैं वो इसके अंतर्गत आती है। अब जब हम इसी के आगे की चर्चा करेंगे, तो आगे की चर्चा करने से पहले हम इस चीज़ को यहाँ से रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, क्योंकि ये चीज़ मुझे लगता है कि ये जो लेवल ऑफ टीचिंग की बात जो मैंने बताई या समझाई सिखाई है, ये आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब जब हम आगे की बात करेंगे तो है व्यू रचना यानी स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी क्या होती है, जब कभी भी शिक्षण समस्या का समाधान करने के लिए हम विभिन्न प्रकार की विषय वस्तुओं के माध्यम से, जब हम वहाँ पर विभिन्न प्रकार के शिक्षण कौशलों के माध्यम से, शिक्षण सूत्रों के माध्यम से, शिक्षण विधियों के माध्यम से, शिक्षण प्रविधियों के माध्यम से शिक्षण समस्या का समाधान करते हैं, तो उसे हम कहते हैं व्यू रचना या स्ट्रेटजी। ये स्ट्रेटजी वाला पोर्शन है, इसके अंतर्गत बहुत चीज़ें आती हैं, जैसे शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियाँ एक नहीं है, शिक्षण विधियाँ कई एक शिक्षण विधियाँ हैं। जैसे अगर हम शिक्षण विधियों की बात करूँ तो शिक्षण विधियाँ भी दो प्रकार की हैं आपकी। शिक्षण विधियाँ वाला अगर मैं पोर्शन की बात करूँ तो शिक्षण विधियाँ दो टाइप की, पहली और ये आपकी दूसरी। पहली जो विधि है वो ट्रेडिशनल यानी परंपरागत विधि है, और दूसरा जो है इसमें कंटेम्प्रेरी यानी इसको हम कहेंगे आधुनिक विधि। आधुनिक का मतलब जो वर्तमान में पूछी जाती है, जो वर्तमान पैटर्न पर आधारित है, वो आपकी आधुनिक है। परंपरागत विधियां क्या है, परंपरागत की विधियां का मतलब है कि जो पहले से चली आ रही हैं उसको हम पढ़ाएंगे, बताएंगे, सिखाएंगे, उसके माध्यम से कभी भी किसी भी छात्र की शिक्षण समस्या का समाधान किया जाता है, तो वो परंपरागत विधियां होती हैं। और ये जो है आधुनिक विधियां, जो आजकल प्रश्न पूछता है यूजीसी
तो वो ज़्यादातर आधुनिक विधियों के आधार पर पूछता है। लेकिन मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि परंपरागत भी मैं बताऊँगा और ये आपको आधुनिक भी बताऊँगा। एक एक विधियाँ कई एक, ऐसा नहीं है कि एक दो चार विधियाँ। मैं यहाँ से कम 20 से 25 ऐसी विधियाँ बताऊँगा जिनको आप परंपरागत कुछ होंगी और कुछ आपकी आधुनिक होंगी। दोनों को आपको पढ़ना है, दोनों को आपको सीखना है और समझना है। जैसे आगमन और निगमन, ये आपकी आगमन और ये दूसरी है निगमन। आगमन और निगमन, ये आपकी जो विधि है ये परंपरागत विधियां हैं। जैसे विश्लेषण और संश्लेषण, विश्लेषण और संश्लेषण। मौखिकीय विधि, मौखिकीय विधि है ना। दूसरी मौखिकीय विधि, व्याख्यान विधि, और तीसरी इसके आगे प्रश्नोत्तर विधि, और आगे देखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है ना, प्रश्नोत्तर हो गई। इस प्रकार की जो परंपरागत शिक्षण विधियां हैं, एक एक कर इस पर मैं चर्चा करूंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा, सिखाऊंगा। दूसरी आधुनिक में क्या है, फ्लिप्ड या मानसिक झंझावात, यानी इसको कहते हैं फ्लिप्ड टीचिंग, फ्लिप्ड टीचिंग, फ्लिप्ड टीचिंग। ठीक है ना। ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड, ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड, ट्यूटोरियल मेथड, ठीक है। ये विशेष प्रकार की हैं, ऐसा नहीं है। टीम टीचिंग, ठीक है ना। टीम टीचिंग के बाद में है पीयर ग्रुप्स टीचिंग, पीयर ग्रुप टीचिंग। यानी इस प्रकार की कई एक ऐसी जो विधियां हैं। एक आईसीटी आधारित विधि, आईसीटी आधारित विधि। देखिए मैं बता रहा हूं आपको कि हिंदी के साथ साथ केवल हिंदी पर ही फोकस मत करिए, हिंदी के साथ साथ आप इंग्लिश वर्जन को भी रखिएगा। इसमें ऐसा नहीं है कि इसको हिंदी में भी लिखा जाए, नहीं, ऐसे लिख दिया जाएगा कि ये फ्लिप टीचिंग क्या है, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है, ये ट्यूटोरियल मेथड क्या है। तो इस प्रकार का ऐसे ही पूछ दिया जाता है कि ये किस विधि के अंतर्गत आता है। तो एक एक करके आधुनिक भी पढ़ेंगे और आप ये परंपरागत जो हमारी चली आ रही शिक्षण विधियाँ, इनको एक एक करके हम इनको बताएंगे, इनके अर्थों को समझाएंगे, इनको सिखाएंगे कि कैसे कैसे विधि का कहाँ कहाँ यूज है और इनका क्या उद्देश्य है, क्या इनका अर्थ है। तो ये विशेष प्रकार की चीज़ें लेकर के हम आगे जो है कल की कक्षा में इन पर मैं डिस्कस करूँगा, और उसके आगे की जो कक्षाएं हैं हमारी उसी हिसाब से रेगुलर डे बाई डे आपको यहीं से इसी प्लेटफॉर्म पर मिलती रहेंगी। और मेरे इस चैनल में आप यूट्यूब चैनल में मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसमें बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको जो मैं यहाँ चीज़ें बताऊँ, कोई चीज़ें का मैं नोटिफिकेशन डालूँ जो आप तक आसानी से पहुँच सके और आप उस चीज़ को देख सकें। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। दूसरी बात ये है कि जैसे कि टीचिंग वाला पोर्शन खत्म होगा, उसके आगे का टॉपिक हमारा रिसर्च का रहेगा, और एक डे बाई डे यहाँ पर सारी समस्याओं का आपका समाधान किया जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ों का धीरे धीरे करके सारी चीज़ों का समाधान मिलेगा आपको। तो अब इस शिक्षण विधियों के माध्यम से मैं आगे की क्लास में इन पर मैं डिस्कस करूँगा एक एक, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।